तो स्टूडेंट क्लास 12 बायोलॉजी के मात्र ये 75 टॉपिक पढ़ लेना आपको बायोलॉजी में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2026 में बायोलॉजी का पेपर देना है या यूं कहे 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो आप बायोलॉजी में 70 में 65 प्लस लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक, पूरे चैप्टर के 75 यानी कि 75 ऐसे टॉपिक को बताऊंगा ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। किसी भी बायोलॉजी के टीचर से जाकर पूछ लोगे कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो यही कहेगा बेटा यही इंपॉर्टेंट है और इसी में से आएगा। ठीक है, तो भैया बस इतना पढ़ लो। पूरे बुक का निचोड़ मैं लेकर आया हूं, पूरे बुक क्वेश्चन बैंक सबको एनालाइज करके मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। और इन टॉपिक को अगर आपने नहीं पढ़ा तो बायोलॉजी में कैसे टॉप करोगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और उन टॉपिक्स को भी मैं बताऊंगा जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जो हमारी छोटी सी फैमिली है उसको आप भी लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो भैया 75 टॉपिक टोटल हम देखेंगे। इन 75 टॉपिक को नोट कर लेना कहीं भी भैया, और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे ना टॉप करके आओगी। 75 टॉपिक चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक मैं बताऊंगा, एक एक चैप्टर का मैं बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे से पूरे चैप्टर का हम देखेंगे। तो देखो ध्यान से समझो। सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जो पुष्पी पौधे होते हैं ना उसमें लैंगिक जनन कैसे होता है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है अपरिपक्व परागकोश का चित्र। देखो ये बायोलॉजी है, इसमें फिगर बनाने को भी दिया जाता है, तो ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए। दूसरा परिपक्व परागकोश का चित्र, ये वाला फिगर भी आपको बनाना आना चाहिए। तीसरा आवृत बीजी बीजांड का चित्र, ये भी आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में परागण क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, फिर द्विनिषेचन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में लघु उत्तरीय प्रश्नों में डायरेक्टली पूछा जाता है। मतलब जो जो टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, इसमें से एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि कुछ टॉपिक जो छूट रहे हैं उनको भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उनको ना पढ़ें, लेकिन ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। इसी चैप्टर में अनिषेक फलन है, इसको पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लघु बीजाणु जनन है, 5 नंबर में ये टॉपिक आता है, लघु बीजाणु जनन की का वर्णन करो। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे टोटल फर्स्ट चैप्टर में 8 टॉपिक हैं जो बहुत स्पेशल हैं, और इनमें से कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना। ये 8 टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है इस चैप्टर में। बाकी जो टॉपिक छूट रहे हैं उनको भी पढ़िएगा, लेकिन ये टॉपिक आप बिल्कुल मिस मत करना। फिर चलते हैं अपने सेकेंड चैप्टर मानव जनन पे। मानव जनन में जो जो टॉपिक मैं बताऊंगा वो जरूर पढ़ना है। एक है आवर्त चक्र, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है महिलाओं में, ठीक है, इसको जरूर पढ़ना है। आवर्त चक्र क्या होता है, मतलब जब वो 13 साल से ऊपर की हो जाती है ना, तो उनमें एक 28 दिन के अवधि में एक चक्र होता है जिसको हम ऋतुस्राव चक्र या आवर्त चक्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अंडाणु जनन क्या है होता है, अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है, अंडाणु जनन 5 नंबर में आता है। शुक्राणु जनन क्या है, इसको पढ़ना है। एक दो टॉपिक मैं और बोल दे रहा हूं, आप लिख लेना। एक लिख लेना जो मनुष्य का नर जनन तंत्र है और जो मनुष्य का मादा जनन तंत्र है। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, दोनों को आपको पढ़ना है। फिगर बनाने के साथ साथ उसका वर्णन करना भी आना चाहिए, कहां कौन सा पार्ट होता है। ये टॉपिक भी जरूर पढ़ना इस चैप्टर में। मैंने भले ही ना लिखा हो लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, एक एक टॉपिक को पढ़ना है क्योंकि ये खास है। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं भैया, जनन स्वास्थ्य पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें सबसे पहले आपको मनुष्य में यौन संचारित रोग, मनुष्य में कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं या एसटीडी जिसको बोलते हैं, इनको पढ़ना है। यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं। फिर परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन को
कैसे हम करेंगे, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक और है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या है, उसको नियंत्रण कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, ये टॉपिक भी बहुत खास है। तो तीसरे चैप्टर में दो टॉपिक मैंने आपको बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी बार बार बोल रहा हूं कि जो टॉपिक मैंने यहां पे छोड़ दिया उसको भी आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। चैप्टर 4 पे आ जाते हैं। चैप्टर का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। बेटा ये चैप्टर बहुत स्पेशल है, तो इसमें टॉपिक भी थोड़ा ज्यादा होंगे। सबसे पहले आपको आनुवंशिक रोग के बारे में पढ़ना है, मतलब आनुवंशिक रोग क्या है। जैसे आपने सुना होगा हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये सब जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, आनुवंशिक रोग हैं, तो इसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में देख लो आगे प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होता है, इसी चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। एक संकर और द्विसंकर, मतलब मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्या होता है, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता, ये टॉपिक भी हमारे चैप्टर नंबर 4 से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक आया है भैया मेंडल का नियम, ये तो आप बिल्कुल मिस कर ही नहीं सकते। हाई स्कूल से ही इस टॉपिक को आप पढ़ते आ रहे हो, मेंडल का नियम, और ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा खास है। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, जैसे मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मेल होगा फीमेल होगा, एक्स 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 वाई, ऐसे आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये आखिर कैसे होता है, लिंग निर्धारण के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चैप्टर नंबर 4 में जितने टॉपिक मैंने बता दिए ये आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 पे चले तो चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। भैया वंशागति जो हमारी है इसका आणविक आधार क्या है, जैसे हमारे अंदर जीन पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए पाए जाते हैं और जेनेटिक कोड होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले पढ़िए जीन क्या होते हैं। जीन वो कारक होते हैं जो किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करते हैं, किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को हम जीन बोलते हैं। तो आखिर जीन होते क्या हैं, इसके बारे में पढ़ना है। डीएनए तथा आरएनए, भैया आप वंशागति का आणविक आधार चैप्टर पढ़ रहे हो और आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में ना पढ़ो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक और आरएनए मींस राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इन सब के बारे में जरूर पढ़ना है। डीएनए तथा आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। उसके बाद में 23 नंबर टॉपिक है डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल क्या है, आनुवंशिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, आनुवंशिक कूट, ये टॉपिक 5 नंबर में आपके इस चैप्टर में पूछा जाता है डायरेक्टली, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसी चैप्टर में बहुत स्पेशल है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। तो इतने टॉपिक आपके चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंट है। देखो यहां जीन, डीएनए तथा आरएनए, डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, आनुवंशिक कोड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सारे के सारे टॉपिक हाई रेटेड हैं, बहुत स्पेशल हैं, तो इनको बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। चलो 26 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 जैव विकास पे। जैसे हम जीव हैं, हमारा विकास हुआ है, इवोल्यूशन चैप्टर ये है। जैसे जीवों का विकास होता रहता है, जैसे हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग जो हैं, हमारे पूर्वज जो है बंदर थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों का धीरे धीरे विकास हुआ, हम अपने पैरों पर चलने लगे। तो भैया जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, हम लोग जो हैं, हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। जैव विकास के प्रमाण क्या हैं, कौन कौन से प्रूफ हैं कि जीवों का विकास हुआ है, जैव विकास का प्रमाण आखिर है क्या, इसको पढ़ना है। डार्विन का योगदान क्या है हमारे जैव विकास चैप्टर में, इसको पढ़ना है। उत्परिवर्तन क्या है, देखो ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें टॉपिक ज्यादा होंगे। उत्परिवर्तन क्या है ये भी पूछा जाता है। पुनर्योजन क्या है, इसको भी पढ़ देना, ठीक है। आगे देखो 31 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन क्या है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा आता है इस चैप्टर में। प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, ऐसे टॉपिक पूछा जाता है। जीन प्रवाह क्या है, इसको भी पढ़ना है। हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत क्या है, ये टॉपिक भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। और अनुकूली विकिरण क्या है, ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनली मानव का विकास कैसे हुआ, इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। तो टोटल इतने टॉपिक हैं
ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 6 में मतलब जीवन की उत्पत्ति पढ़ लेना, जैव विकास का प्रमाण क्या है, डार्विन जी का योगदान क्या है, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन, जीन प्रवाह, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुकूली विकिरण तो डायरेक्टली पूछा जाता है, अनुकूली विकिरण पर टिप्पणी कीजिए, मानव का विकास कैसे हुआ, ये सारे टॉपिक्स हमारे चैप्टर नंबर 6 से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक ऐसे चैप्टर पे ना जो शायद आपको पढ़ना भी चाहिए, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जैसे हम मनुष्य हैं तो बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जिनके अंदर रोग होते हैं, बहुत सारे रोग हैं, कोई ना कोई रोग किसी के अंदर हो गया, काम तमाम। ठीक है, तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, एक एक मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहले इंटरफेरॉन्स के बारे में पढ़ लेना, व्हाट इज इंटरफेरॉन। ठीक है, इस पर टिप्पणी डायरेक्टली पूछा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, व्हाट इज इम्यून सिस्टम। जैसे अगर हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोगजनक प्रवेश करने का प्रयास करता है ना, तो सबसे पहले जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो उससे लड़ने का प्रयास करता है, उससे लड़ता है कि इस रोगजनक को इस बंदे के शरीर में, हमारे शरीर में एंट्री ना होने दें, ताकि ये कोई रोग उत्पन्न ना कर सके। लेकिन जब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र काम नहीं करता है, मतलब वो उससे ज्यादा मजबूत होता है, उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है रोगजनक ना, तो वो एंट्री फाइनली कर जाता है। लेकिन ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, ये उससे लड़ता है कि इसको एंट्री ना करने दो, ये नुकसानदायक हो सकता है। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारे लिए बहुत स्पेशल है। उसके बाद में स्टेम कोशिका क्या होती है, इसको भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर में संक्रामक तथा असंक्रामक रोग क्या है, मतलब संक्रामक रोग होता क्या है, इस कौन कौन से संक्रामक रोग हैं इसको पढ़ लेना, डिटेल में पढ़ना, मतलब संक्रामक रोग आखिर है क्या और कौन कौन से रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, असंक्रामक रोग क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं, इसको पढ़ना है। उसके बाद में मलेरिया और डेंगू बुखार। देखो, आपने सुना भी होगा मलेरिया, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मलेरिया हो जाता है, कहते हैं मच्छर ने काट लिया। भाई, अरे मच्छर तो सिर्फ वाहक होता है, रोगजनक कोई और ही होता है। ठीक है, डेंगू, डेंगू क्या है डेंगू बुखार भी, बहुत सारे लोगों को डेंगू भी हो जाता है, तो डेंगू का भी वाहक मच्छर है, मच्छर ही रोगजनक को आपके अंदर लाकर ट्रांसफर करता है। ऐसा मत सोचिए कि भैया मच्छर ने ही काटा और मच्छर के कारण ही हमें हो गया। हाँ, रीजन तो मच्छर ही है, लेकिन जिसके कारण आपके अंदर डेंगू या मलेरिया हुआ है ना, वो कोई दूसरा होता है, उसको रोगजनक बोलते हैं, और जो लेकर उसको आता है ना, उसको वाहक बोलते हैं। जैसे ट्रक है, ट्रक के अंदर जो माल लदा होता है वो माल कुछ दूसरा होता है, काम तो उसी का होता है, जो ट्रक है वो लाने ले जाने का काम करता है। सेम उसी तरह रोगजनक कोई और है जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न करता है, लेकिन मच्छर जो है उनको लाकर हमारे अंदर ट्रांसफर करने का काम करते हैं, तो ये वाहक होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पूरा दोष मच्छरों पर ही नहीं जाना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 7 हो गया। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जैसे बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, मतलब हमारे लिए लाभदायक भी हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जो हम दही खाते हैं, दही आप लोग यूज करते होंगे, तो दही में भी बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो बड़े बड़े दिखेंगे, अगर आप उसको देख लोगे तो खाओगे नहीं। और बैक्टीरिया जो होते हैं ना, अगर आप दही को 4-5 दिन रख दो, 6 दिन ना, तो वही जो कीड़े हैं, वही जो बैक्टीरिया है ना, बड़े बड़े हो जाते हैं, तो कहते हैं दूध दही खराब हो गया। तो वही चीज है, वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं बेसिकली। जब वो नया नया दही होता है तब भैया वो दिखाई नहीं देते और हम लोग खा लेते हैं जाने अनजाने में, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखिएगा। अब ऐसा नहीं कि खाना बंद कर दो भाई, हमारे लिए लाभदायक है, मानव कल्याण के लिए वो सूक्ष्म जीव हैं। लेकिन इसमें वाहित मल के बारे में पढ़ लेना। वाहित मल क्या होता है, देखो आप शहरों में रहते हैं या नगरों में रहते हैं ना, तो वहां पे प्रतिदिन व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, मतलब व्यर्थ जल वहां पे होता है जिसमें मनुष्य का मलमूत्र भी होता है, उसी को हम वाहित मल या सीवेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्रतिदिन नगरों या शहरों में व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, जिसका मुख्य घटक मनुष्य का मलमूत्र है। तो इसी व्यर्थ जल को ही हम सीवेज या वाहित मल बोलते हैं, ये ध्यान रखना। बायोगैस क्या होता है, नाम तो आपने सुना ही होगा, बायोगैस के बारे में भी पढ़ लेना। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर नंबर 8 का मैंने 2 टॉपिक लिया है, टॉपिक्स और भी हैं लेकिन 2 मैंने लिया है, ये दोनों आप जरूर से जरूर पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम।
बायोटेक्नोलॉजी। तो भैया सबसे पहले आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब जैव प्रौद्योगिकी आखिर होता क्या है। जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे हो जैव प्रौद्योगिकी, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिर ये होता क्या है। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको पढ़ना, स्टडी करना है। फिर इसी में पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज एंजाइम है। जैसे डीएनए लाइगेज क्या होता है, जैसे डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, अगर डीएनए को टुकड़ों में बांट दिया जाए फिर उसको जोड़ने का काम करते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो पीसीआर और डीएनए लाइगेज के बारे में आपको इसमें जरूर से जरूर पढ़ना है। फिर प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड आखिर क्या है, इसको भी पढ़ लेना। जीनी अभियांत्रिकी, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, ये आपसे डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। ठीक है, और भी कुछ ऐड कर दिया जाएगा तो इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है, जीनी अभियांत्रिकी क्या है। आगे देखो भैया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, यानी कि जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें इंसुलिन के बारे में पढ़ लेना। पारजीनी जंतु क्या होते हैं भैया, पारजीनी जंतु में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा एक अन्य जीन को व्यवस्थित कर देते हैं और वो अपना लक्षण भी प्रदर्शित करता है। ऐसे जंतुओं को हम पारजीनी जंतु कहते हैं, मतलब किसी दूसरे जंतु का जीन दूसरे में लाकर ट्रांसफर कर देंगे, वो लक्षण भी प्रदर्शित करेगा, तो इसी को हम पारजीनी जंतु बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बायोपायरेसी क्या है, बायोपायरेसी पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ज्यादा आता है अति लघुत्तरीय प्रश्नों में या लघुत्तरीय प्रश्नों में बायोपायरेसी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मल्टीनेशनल कंपनियों के मतलब ऐसे बायोपायरेसी है। क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये भी इसी चैप्टर में बहुत ज्यादा स्पेशल है, इस पर टिप्पणी लिखने को डायरेक्टली दिया जाता है। तो 10 नंबर चैप्टर से आपके इतने टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 11 पर चलें। चैप्टर का नाम है जीव और समष्टियां, सॉरी समष्टि और समुदाय, जीव और समष्टियां इस चैप्टर का नाम है। तो इसको भी देख लेते हैं भैया। ठीक है, इसको भी देखेंगे और एक एक चैप्टर को हम ध्यान से समझेंगे। देखो समष्टि और समुदाय क्या है, समष्टि और समुदाय, जैसे आप लोग जीव और समष्टियां पढ़ रहे हैं तो इसमें समष्टि और समुदाय के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए सहोपकारिता क्या होता है। देखो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इस चैप्टर में ज्यादातर टिप्पणी लिखने को दिया जाता है, जैसे सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसी चैप्टर में आपका आता है परभक्षी, इस पर टिप्पणी लिखो। फिर स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा, ये सब टिप्पणी लिखने को डायरेक्टली दिया जाता है, या इसको आपको दे दिया जाएगा तो निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, 2-3 दे दिया जाएगा, 5 नंबर में दे दिया जाएगा। फिर आपका आता है परजीविता, सहभोजिता। ठीक है, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको डायरेक्टली भी टिप्पणी लिखने को दिया जाता है, या फिर आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में दे दिया जाएगा कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए, 2-3 रहेगा। फिर उसके बाद में सहजीवन हो गया, अनुकूलन हो गया, ठीक है, मरुद्भिद हो गया, पर्यावरण हो गया, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर से टिप्पणी लिखने को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इनको बिल्कुल भी मिस आप लोग नहीं करेंगे। देखो समष्टि और समुदाय, सहोपकारिता, परभक्षी, स्पर्धा, परजीविता, सहभोजिता, सहजीवन, अनुकूलन, मरुद्भिद, पर्यावरण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 12 आता है पारितंत्र। ठीक है, अब पारितंत्र चैप्टर को हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, पारितंत्र चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोसिस्टम जो हमारा है, जो पारितंत्र होता है, इसमें भी देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले पारितंत्र क्या होता है, व्हाट इज इकोसिस्टम, मतलब पारितंत्र आखिर होता क्या है, और पारितंत्र के बहुत सारे घटक होते हैं। पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं ये भी आपको इसी में बताना है। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए उत्पादकता एवं अपघटन क्या होते हैं, जैसे उत्पादकता, उपभोक्ता, इन सब के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना होता है। तो उत्पादकता एवं अपघटन क्या होता है। उसके बाद में ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, जैसे ऊर्जा प्रवाह इसमें कैसा होता है, उसमें पिरामिड में कैसा ऊर्जा प्रवाह होता है, तो ऊर्जा प्रवाह के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। और फाइनली पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में भी पढ़ना होता है। जैसे आपने पारितंत्र पढ़ा, पारितंत्र के घटक को पढ़ा, उत्पादकता एवं अपघटन को पढ़ लिया, ऊर्जा प्रवाह को पढ़ लिया, और पारिस्थितिक पिरामिड, ये सब आपके चैप्टर नंबर 12 में यानी कि पारितंत्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। फाइनली हम आ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है हमारे 13 नंबर चैप्टर है, इसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, ये आखिर क्या है, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, आपने हाई स्कूल में भी शायद पढ़ा होगा। तो जैव विविधता क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ लेना।
राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब ये भी पूछा जाता है कि ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको डीपली पढ़ना है। तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या होता है, ये फोन वाला हॉट स्पॉट नहीं है, दूसरा हॉट स्पॉट मतलब वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है, जहां की जैव विविधता संकट में हो उसको हम तप्त स्थल बोलेंगे। तो ये तप्त स्थल पढ़ लेना। बाघ परियोजना क्या है, देखो बाघों को की लगातार जो कमी हो रही थी बाघों की संख्या में ना, उसको बचाने के लिए बाघ परियोजना को लाया गया। तो बाघ परियोजना क्या है। फिर घड़ियाल परियोजना, ये सब जो है इनकी कमी हो रही थी लगातार, ये विलुप्त होते जा रहे थे, तो इसको बचाने के लिए इस परियोजना को लाया गया ताकि उनके नंबर्स में उनको मेंटेन रखा जा सके। अभयारण्य क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है, एक ऐसी लिस्ट है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा गया है। जो प्रजातियां संकटग्रस्त हैं उनको इस बुक में एक सूची बनाकर रख दिया गया है। ठीक है, इसको मैं आगे आगे बताऊंगा। संकटग्रस्त प्रजातियां क्या है भाई, संकटग्रस्त क्या, जो संकट में हो, सीधा सीधा। ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियों का मतलब जिनकी जीविका संकट में हो वो संकटग्रस्त प्रजातियां होंगी। वन्य जीव क्या है और जैव विविधता संरक्षण क्या है। मतलब 13 नंबर टॉपिक चैप्टर में इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट, बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना, अभयारण्य, रेड डाटा बुक, संकटग्रस्त प्रजातियां, वन्य जीव, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो आपके ये टॉपिक हो चुके हैं। मतलब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक के 75 टॉपिक्स को हमने आज के इस वीडियो में जान लिया। भैया ये क्लास ही इतना ज्यादा खास है ना, क्लास ही क्लास है। देखो मैंने आपको बताया था कि 12th बायोलॉजी के 75 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। देखो जो 75 टॉपिक मैंने बताया है ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, मतलब इनको जरूर पढ़ना है। और मैं लास्ट में ये भी क्लियर कर दूं कि कुछ ऐसे टॉपिक भी इसमें है ना जो मैंने नहीं लिए हैं, उसको आपको पढ़ना है, आपको ढूंढ कर पढ़ना है, टॉपर आपको बनना है, सेल्फ स्टडी आपको भी करना पड़ेगा। हम एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।